आप में से किसी को भी याद नहीं होगा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम किसी को याद नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज भी है, आज भी है। और रेडियो का भी आपने टाइम नहीं देखा। रेडियो ट्रांसिस्टर, रेडियो ट्रांसिस्टर। नहीं नहीं, अब तो आपके सब एफएम है, वो डिजिटल है सारे, डिजिटल है। मतलब अब इस टाइम जब भी आप चैनल चेंज करते हैं तो आपको एक एक बटन प्रेस करना होता है, चाहे कोई भी डिवाइस हो। बाकी ट्यूनिंग सब अपने आप कर लेता है सर्किट। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो का टाइम था जब आपको घुमाना पड़ता था एक नॉब। अब तो आपका अगर एफएम प्लेयर है तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसमें लिखी हुई आ रही है, डिजिटली वो सब कुछ अलाइंड है। लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टाइम था तो अक्सर बारिश के मौसम में ऐसा होता था कि एक तो क्रिकेट मैच दिखाई दे रहा है और पीछे हल्की सी झलक किसी और चीज की भी दिखाई दे रही है। मतलब दो चैनल, चैनल ही केवल दो हुआ करते थे, तीसरा कोई चैनल था ही नहीं। 86 में हमारे यहाँ आया है कलर। जो कलर ट्रांसमिशन हुआ है सबसे पहले वो 1986 में हुआ था। डेट मुझे याद नहीं है। तो पता ये लगा कि एक चैनल जो आप मेन चैनल देख रहे हैं वो तो दिखाई दे ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ और दूसरा चैनल भी हल्की सी झलक दिखाई दे रही है उसकी। या आपने रेडियो पर एक स्टेशन ट्यून किया हुआ है, उसकी आवाज तो आपको मिल ही रही है, एक गाना तो चल ही रहा है बैकग्राउंड में, एक और हल्का हल्की सी आवाज किसी और की भी आ रही है, क्योंकि मैकेनिकल ट्यूनिंग हुआ करती थी। बेसिक कंसेप्ट आज भी वही है, लेकिन मैकेनिकल के बजाय अब सब डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन पहले एक नॉब को घुमा करके हमें चैनल सेट करना होता था। तो क्यों वो दो दो स्टेशन एक साथ सुनाई देते थे, या क्यों दो दो टीवी पे एक चैनल, दो चैनल एक साथ दिखाई दे रहे हैं? एक तो तकड़ा दिखाई दे रहा है जिसपे मेन चैनल है जो आपने ट्यून किया हुआ है, दूसरा चैनल की भी हल्की सी झलक दिखाई दे रही है उसके बैकग्राउंड में। अब तो ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं। रीजन कि वहां जो रेजोनेंस सर्किट था उसके क्वालिटी फैक्टर लो हुआ करता था। लो क्वालिटी फैक्टर होते थे, मैकेनिकल ट्यूनिंग होती थी कैपेसिटर की कैपेसिटी को चेंज करके। मेरे पास आज भी रखा है वो, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी बदल सकते हो आप, वेरिएबल, घुमा करके उसकी नॉब को। एक्चुअली कैपेसिटर की एक प्लेट ये होती, वो बहुत सारी प्लेट्स का कैपेसिटर है, ये बीच में चल रही प्लेट्स। जितना एरिया आप इनका बाहर निकालते रहोगे कम होती रहेगी कैपेसिटी, जितना आप आगे आते रहोगे कैपेसिटी इसकी बढ़ती रहेगी। एरिया ऑफ प्लेट चेंज कर देते थे। और कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी बदलने से क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC की वैल्यू बदल जाएगी। रेजोनेंस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी। तो उस मैकेनिकली एक नॉब को घुमाकर आप फ्रीक्वेंसी सेट किया करते थे। और लो एफिशिएंट सर्किट थे, उनके क्वालिटी फैक्टर लो हुआ करते थे। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर किसी भी रेजोनेंस सर्किट की के लिए एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो सर्किट की शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है, सर्किट की शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये शार्पनेस से क्या मतलब है? सीरीज सर्किट, जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, वहां अगर आप फ्रीक्वेंसी जीरो से आगे इंक्रीज करें तो पहले आपकी करंट इंक्रीज होती है और फिर वो करंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी और करंट, अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको ग्राफ मिलता था ऐसा। करंट के साथ साथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ करंट बढ़ती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे आपने कहा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर
करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको कैसे गिवन होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सर्किट। यहां आपने एक सर्किट बनाया। कैसा सर्किट बनाया? इसमें इंडक्टर लगाया, इसमें ये लगाया कैपेसिटर। और अगर आप रेजिस्टेंस ना भी लगाएंगे तो रेजिस्टेंस तो जबरदस्ती आ ही जाना है, क्योंकि ये कैपेसिटर इंडक्टर खुद अपना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये आपने आरएलसी सर्किट बना लिया और इस सर्किट में आपने ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किया, आपको पता लगा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ को, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि एफ आर की जो भी वैल्यू, सपोज मैं इस एफ आर की वैल्यू बोल रहा हूं 1000 हर्ट्ज है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए 1000 हर्ट्ज है, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो जरा ध्यान से देखिए आप कि 1000 हर्ट्ज से कुछ कम फ्रीक्वेंसी पर, यानी ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 93993। या इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आप देखें, कितनी? सपोज 1009 है ये फ्रीक्वेंसी। अगर इन फ्रीक्वेंसीज पर देखें तो इन दोनों तीनों फ्रीक्वेंसी पर ही करंट क्या है? करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। ये रेड के लिए आई करंट, ये करंट किसके लिए आई है? ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए आई। और यही करंट लगभग लगभग किसके लिए है? देखो वहीं के वहीं पहुंच रहे हैं सारे ग्राफ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। अब सपोज आप आरएलसी सर्किट यूज कर रहे हैं, कौन सा? सीरीज सर्किट, जो जिसका नेचर है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव आपको सिलेक्ट तो करनी थी केवल कौन सी फ्रीक्वेंसी? आपको सिलेक्ट तो करनी थी केवल 1000 वाली, लेकिन इसमें 993 फ्रीक्वेंसी के लिए भी काफी करंट दे दी। 1009 या इनके 1005, 1002, यानी एक फ्रीक्वेंसी, शार्प फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके लिए ये करंट मैक्सिमम दे रहा है। एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की, एक सर्टेन शार्प एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा के बीच एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जिसके लिए ये रेजोनेंस शो कर रहा है। तो सपोज आप अपने ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे हैं एक चैनल जो 1000 हर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट है और दूसरा चैनल 990 पर ब्रॉडकास्ट है। तो ये तो सुनाई देगा ही देगा आपको 1000 वाला, लेकिन हल्का फुल्का सा ये 990 वाला भी सुनाई दे जाएगा, क्योंकि इसकी भी करंट काफी स्ट्रांग है। आपने दुकानदार से एलसीएस सर्किट लाए थे, आपने देखा कि भी रेजोनेंस में मजा नहीं आ रहा, शार्प फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि कई फ्रीक्वेंसी इस पर रेजोनेट कर रहा। आप गए, आपने कहा भी दूसरा सर्किट दो, मुझे ये मजा नहीं आ रहा, इसमें बढ़िया दो ओरिजिनल कंपनी वाला। तो उसने सर्किट दे दिया, आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, उसका ग्राफ निकल कर आया ऐसा सा कुछ। उसके लिए भी आपने क्या ग्राम किया? ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसका ग्राफ ये निकल कर आ रहा है। तो आपने देखा कि अब काफी हद तक क्या हो रहा है? काफी हद तक एक फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेट मैक्सिमम करंट दे रहा है, और उससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी कम होते ही करंट की वैल्यू काफी कम हो जा रही है। तो आप कहेंगे कि ये जो सर्किट है इसकी शार्पनेस हाई है, और जो ये सर्किट है इसकी शार्पनेस लो है। और ये जो शार्पनेस है, शार्पनेस का मतलब क्या हुआ?
शार्पनेस का मतलब हुआ कि आपने जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस के लिए सर्किट बनाया है उसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करे, उसके ऊपर या नीचे की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट ना करे, यानी कि करंट की वैल्यू बहुत कम रखे। अगर सेलेक्टिव है, रिजेक्टिव है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही रिजेक्ट करे, बाकियों को रिजेक्ट ना करे। शार्पनेस का ये मतलब है। जब आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट केवल एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट दे रहा है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट काफी कम है, तब आप कहेंगे कि शार्प है सर्किट ये। और जब एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए लगभग एक जैसी बराबर की करंट दे रहा है, तो आप कहेंगे इसकी शार्पनेस कम है। बस इस शार्पनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट। और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके इस रेजिस्टेंस पर कि सर्किट के अंदर आपका कितना रेजिस्टेंस है। जिसकी शार्पनेस हाई है उसे हम कहेंगे क्या है, इसका क्वालिटी फैक्टर हाई है। क्वालिटी फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से, हाई क्यू। जिसकी शार्पनेस लो है इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है। और ये डिपेंड करता है आपके रेजिस्टेंस पर। जितना बड़ा ओमिक रेजिस्टेंस आएगा आपके सर्किट के साथ में, शार्पनेस उतनी कम होती चली आएगी। तो जिसकी हाई क्वालिटी फैक्टर है उसके लिए ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, लो है। जिसके लिए क्वालिटी फैक्टर लो है उसके लिए रेजिस्टेंस सर्किट में क्या है, हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब आपने जिस वायर से ये वाइंड करी है ये कॉइल, उस वायर का अपना काफी कंसिडरेबल लार्ज रेजिस्टेंस है और वो इसकी शार्पनेस को डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुई इतनी बात। मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट होता है तो कैसे, क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट होता है जब आपने आरएलसी सर्किट बनाया तो इस आर के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस एल के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा आपका। तो क्वालिटी फैक्टर दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय, नहीं मैंने उल्टे लिख दिया फॉर्मूले, दोनों दोनों ही फॉर्मूले उल्टे लिख दिए। Q इक्वल्स VL बाय VR, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, या फिर क्वालिटी फैक्टर इक्वल्स VC बाय VR, VC बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। जितना छोटा रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही कम होगा, डिनोमीटर कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ऊंचा जाएगा आपका। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, वी एल वी सी बाय वी आर स्क्वायर, और यहां से आपका एक फॉर्मूला और निकलता है, क्यू इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ वी एल वी सी बाय, सॉरी ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एल वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। वी एल को आई एक्सएल लिख सकते हो आप, आई एक्सएल, आई एक्सएल नहीं लिख सकते वी एल, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर आई इंटू एक्सएल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एक्सी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर। तो फिर यही क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा, देखो यहां से आई, आई दो बार स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बनेगा ये, एक्सएल एक्सी डिवाइडेड बाय आर, या इसमें आप आई एक्सएल और आई आर रख दो तो क्या बन जाएगा, एक्सएल अपॉन आर, या यहां क्या बन जाएगा। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं, Q इक्वल्स वी एल बाय पी आर,
इक्वल्स एक्सएल बाय आर इक्वल्स वीसी बाय वी आर इक्वल्स एक्सी बाय आर इक्वल्स सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ वी एल वी सी बाय वी आर, है ना, और इक्वल्स एक्सएल एक्सी बाय आर। ये नीचे वाला रूट के अंदर नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर निकल गया है। ये सारे आपके बन गए किसके लिए? क्वालिटी फैक्टर्स के लिए इक्वेशन बन गई, राइट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, कैपिटल क्यू, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which represents the sharpness of resonance circuit. A resonance circuit is said to be sharp if it resonates with only one frequency of source. Quality factor depend upon the ohmic resistance of circuit given by, और ये फॉर्मूला बना लीजिए पूरा, बस ये पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए। और ग्राफ पर कई क्वेश्चन आए हैं इसमें, बल्कि ग्राफ पर ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। या तो ग्राफ बनाने के लिए आया और आपसे कहा कि ये सर्किट ए है, ये सर्किट बी है, बताओ किसकी शार्पनेस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, किस में रेजिस्टेंस कम है, किस में रेजिस्टेंस ज्यादा है। या फिर सीधे सीधे आपको ग्राफ बनाने के लिए आया गया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम में 3 ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ यहां ऐसे बना हुआ है, तो इन तीनों में शार्पनेस सबसे कम किसकी है? इसकी। ओमिक रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? ये। ए ग्राफ, बी ग्राफ, सी ग्राफ, सी में से सबसे कम ओमिक रेजिस्टेंस किसमें है? सी में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ग्राफ पर आए हैं, इसमें ग्राफ बना लीजिए।